बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आपको लास्ट जो लेक्चर था वो समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने एंड किया था और जो है मतलब जो फाइनल आउटकम्स आ रहे थे जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, उनको ऊपर बात की थी। और उसके अलावा ये भी बात की थी कि अगर तो रेजोल्यूशन नहीं होती है, फाइब्रोप्लेजिया नहीं होता है, तो यूजुअली जो है वो इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में प्रोसीड कर जाती है। ऑब्वियसली बात है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब आ जाएगी तो उसके कुछ डिफरेंट फीचर्स होंगे, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो 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 इनिशिएट ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो वो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस उसमें बताएंगे और डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हवाले से भी एक डिस्कशन होगा आज। बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को जैसे कि हम जो है उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट इन्फेक्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन या जो बॉडी रिस्पॉन्स है टू द इंजरी वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हो गया है। जाहिर सी बात है वो प्रोग्रेस भी स्लो कर रहा है या हील भी स्लो हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि तो जो बॉडी रिस्पॉन्स है वो डेज और वीक्स या मंथ्स की तरफ चला जाता है, तो उसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कॉजेज पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं दैट विल अल्टीमेटली लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नंबर वन, परसिस्टेंट इन्फेक्शन। वही बात जो अभी हम पहले कह रहे थे कि आपका अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रॉनिक की तरफ कंटिन्यू कर गई है, मतलब हील नहीं हो रहा और वो स्लो एंड ग्रेजुअल वो प्रोसेस चले जा रहा है, तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन जो है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लीड टू मतलब परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, इधर बेसिकली इसकी जो दो वजूहत हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि या तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या अक्यूट इन्फ्लेमेशन है जो रिजॉल्व नहीं हो पाया, इन्फ्लेमेशन या अक्यूट इन्फेक्शन। अक्यूट था, रिजॉल्व नहीं हो पाया, ट्रीट नहीं हो पाया, ऑर्गेनिजम्स जो थे वो आपके थोड़े रेजिस्टेंट रह गए और आप या तो प्रॉपर तरीके से डायग्नोज नहीं कर सके या उसको सही से ट्रीट नहीं कर सके। वो जो इसका एक टाइम ड्यूरेशन था जिसके अंदर एक्यूट फेज खत्म हो जाता है और क्रॉनिक फेज आ जाता है, तो ये उस फेज में डिजीज चली गई है जिसके नतीजे में आपको जो है वो इन्फेक्शन मिल सकता है। अब इसके अंदर जो है वो क्रॉनिक कंडीशन में एक जो एग्जांपल है वो है लंग एब्सेस की, यानी परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि ट्रीट नहीं हो पाता और उसके बाद जो है वो जो डेड टिश्यू है और जो ऑर्गेनिज्म है वो एक तरफ लोकलाइज हो जाता है और एक लोकलाइज जो वो है क्या कहना चाहिए आपको, accumulation of immune cells along with different kind of cells और जो inflammatory cells हैं सारे मिलके वो एक डेड लाइव टिश्यू टोटल मिला के वो एक लोकलाइज सा एक कलेक्शन ऑफ पस हो जाता है जिसको हम एब्सिस कह रहे होते हैं, वो लंग्स के अंदर बन जाता है, तो इस वजह से वो लंग इन्फेक्शन लंग एब्सिस कहलाता है। दैट इज सेकेंडरी टू एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द लंग। अच्छा, इसके अलावा एक और जो कॉज हो सकता है वो है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जब आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है तो उसने इनिशियली ही एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट किया है, तो वो डायरेक्टली डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट करता है ऑर्गेनिज्म, जिसके नतीजे में जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज है वो इतना स्लो होता है कि इनिशियली तो ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर ये डिजीज मौजूद भी है या नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज ट्रिगरिंग delayed type of hypersensitivity reaction। ठीक है जी, डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस जनरेट होती हैं जिसके नतीजे में जो है आपको इस तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिलती है। एग्जाम्पल में जो बहुत ही कॉमन है वो है ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, लेप्रोसी। मतलब ये शुरुआत से ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, ये कभी भी अक्यूट और क्रॉनिक नहीं होता। लंग एब्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, क्रॉनिक और अक्यूट इन्फ्लेमेशन है कि पहले अक्यूट था लेकिन ट्रीट नहीं हो सका तो क्रॉनिक की तरफ चला गया है, लेकिन
डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो भी ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं वो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ही क्रॉनिक का फेज होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज का वही बेइंतहा स्लो होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं कि जी आपके जो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये भी कॉजेज हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हो सकते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के। इम्यून डिसऑर्डर्स में ही एक ऊपर भी आपसे डिस्कस हो गया है, डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जी, तो ये भी एक डिले मतलब इम्यून डिसऑर्डर ही है। लेकिन उसके अलावा दो और तरह के जो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहे होते हैं, जिनमें एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है कि बेसिकली इंफ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है बॉडी के ओन टिश्यूज के अगेंस्ट। ठीक है जी, यानी आपकी अपनी जो नॉर्मल सेल्स हैं जो कि उनके जो कुछ पार्ट्स हैं जो कि किसी भी टाइम पे एपोप्टोसिस के वक्त या किसी भी डिग्रेडेशन के टाइम पे उसको एंटीजन तस्वुर करके और आपके जो इम्यून सेल्स थे उन्होंने उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी हैं। तो ठीक है जी, तो अब उसमें क्या होता है कि जब एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि उसके नतीजे में टिश्यू डैमेज शुरू हो जाता है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा ही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो रहा होता है और उसके नतीजे में टिश्यू डैमेज होना एक लाजमी सी चीज है। ठीक है जी, तो इस तरह का अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो स्लो एंड ग्रेजुअल ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये डिजीज डेवलप हो रही होती है और उसके नतीजे में जो है पेशेंट को अच्छा खासा डिलेड किस्म का रिस्पॉन्स आता है, सिम्टम्स भी डिलेड आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली if the disease has taken years to develop, obviously it would not be able to treat it easily। ठीक है जी, तो ये भी एक बड़ा मतलब एक बड़ा चैलेंज आ जाता है क्लिनिशियंस के लिए। एग्जाम्पल में आ जाता है आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है जी, ये दो डिजीजेस ऐसी हैं जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आते हैं। आपके जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का बनना और उसके नतीजे में इम्यून रिएक्शन का जनरेट होना। ठीक है जी, अब उसके अलावा जो आपके पास जो नेक्स्ट इम्यून डिसऑर्डर है जिसके नतीजे में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज एलर्जिक डिजीज, एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है जी, और ये कहलाते हैं टाइप, सॉरी गलत हो गया, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन ही चल रही है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल जो बहुत ही कॉमन इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं उनके अगेंस्ट आपकी जो बॉडी है किसी भी तरह से वो इम्यून हो जाती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि जब भी आपका उस एनवायरमेंटल सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन होता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। जब बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है तो ऑब्वियसली आपको जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, वो है एस्थमा। ठीक है जी, सिंपल पोलन्स हो गए या चेंज ऑफ वेदर के अंदर आपको मालूम है कि जैसे सर आती गर्मियों में और जाती गर्मियों के अंदर आपको मालूम है कि पतझड़ होता है या नए फूल आ रहे होते हैं दोनों सूरत में, यानी खिजा और बहार की अगर हम बात करते हैं यानी स्प्रिंग एंड फॉल की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि स्प्रिंग में जो है वो नए फूल आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसके पोलन्स जो हैं वो पूरे फिजा में बिखरे हुए होते हैं, तभी तो ऑब्वियसली फूल निकल रहे होते हैं। उसके बाद वो पोलन्स का पूरा फिजा के अंदर वो जो एक टाइम पीरियड होता है वो पेशेंट के लिए एक बहुत अजाब का टाइम पीरियड हो जाता है। फिर बिल्कुल इसी तरह से जब पत्ते झड़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पत्ते सूख रहे हैं, उनके पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। वो एक जमाने में हमारे बचपन में हम तो देखते थे कि वो बड़े बड़े दरख्त होते थे जिनके अंदर फूल लगते थे और वो फूल लगने के बाद जैसी हवाएं चलती थी, जो सर्दियों की जो पहली पहली हवाएं आ रही होती थी, उसके अंदर क्या होता था कि वो उनके जो फ्रूट्स होते थे वो फूल के खुल जाते थे और खुल जाते थे तो उसमें से रुई की तरह के मतलब पार्टिकल्स जो है वो पूरी फिजा में उड़ रहे होते थे। ऐसे लगता था कि जैसे पूरी फिजा में
जो है रुई उड़ रही है। ठीक है जी, तो इस तरह की जो चीजें होती है उनसे पेशेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो एलर्जिक हो जाते हैं, और उसकी कंडीशन जो होती है ये होती है कि उस टाइम पे बहुत सीवियर किस्म के एस्थमेटिक अटैक आ रहे होते हैं, जो कि अक्यूट कंडीशन है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये जो डिजीज है ये पेशेंट का जान नहीं छोड़ रही होती, वो कंटिन्यूसली उसको जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है जी, फिर इसी तरह से एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, मतलब आप कोई भी डस्ट का काम कर रहे हैं आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगेन दीज आर द काइंड ऑफ एलर्जीज जो कि आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से वो कॉज कर सकती है। इसके बाद फिर आपके पास एक और जो ग्रुप है जो कि डिजीजेस का जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वो है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ toxic substances. Now, this prolonged exposure of toxic substances can be exogenous and it can be endogenous as well. कि body के अंदर के कोई substances हैं जिनको toxic substance है, वो basically toxic ही हैं, जब भी वो, लेकिन अगर वो over the period of time आपकी body में वो expose होते चले जा रहे हैं और continuously कोई ना कोई disease process करे जा रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो आपको chronic inflammation होती है। एक्सोजीनस की एक एग्जांपल अभी दे रही हूँ आपको, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस इज द डिजीज, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, सिवियर किस्म की रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, लेकिन डेवलप होती है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, और उसके अंदर जो है लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है डिपोजिशन ऑफ सिलिका की वजह से। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर सिलिका डिपोजिशन होती है, लिम्फ नोड्स के अंदर सिलिका डिपोजिशन हो जाती है, आपके जो एल्वेलाई हैं उसके अंदर सिलिका डिपोजिशन होती है। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्यूट इन्फ्लेमेशन आती है और जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या है, डैमेज हुआ फिर रिपेयर हो गया, फिर डैमेज हुआ फिर रिपेयर हो गया, फिर डैमेज हुआ फिर रिपेयर हो गया, नेट रिजल्ट क्या निकलता है, स्कार टिश्यू बनता चला जाता है। वो स्कार टिश्यू लंग के टिश्यू के लिए बेइंतहा टॉक्सिक हो सकता है, लीथल हो सकता है। लंग्स के बहुत ज्यादा टिश्यूज को डैमेज करने के नतीजे में ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स आते हैं। क्यों? इसलिए कि जो लंग का जो टोटल सरफेस एरिया है जो कि ऑक्सीजन को एक्सपोज होने वाला था उसमें कमी आ जाती है। ठीक है जी, तो उसके नतीजे में जो ब्लड ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस कम होता है और अल्टीमेटली दैट लीड्स टू हाइपोक्सिया एंड डिलेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोक्सिया, जो कि एंड ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा होता कैसे है ये? बेसिकली सिलिकोसिस इज बेसिकली सीन इन ग्लास एंड पॉटरी मेकिंग जिनका है, जो काम करते हैं, जो उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं या वो लोग जो उस जगह पे रहते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं जहाँ पे उनका सिलिका से एक्सपोजर हो रहा है, वो हो सकते हैं। माइनिंग कंस्ट्रक्शन के जो लोग होते हैं वहां पे एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कंस्ट्रक्शन का पूरा बिजनेस उठा लें, उसमें कहा जाता है कि जैसे सीमेंट वगैरह हो गया, या जहाँ पे ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी आपका जो तरीका कार है, वट जो कंक्रीट की जो आजकल बिल्डिंग्स बन रही है, उसके अंदर कहा यह जाता है कि सिलिका का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा एक और क्रॉनिक जो कंडीशन है वो है कार्बन डिपोजिशन इन द लंग्स, जो कि यूजुअली आप देख सकते हैं ट्रैफिक सार्जेंट्स के अंदर। तो यूजुअली वो क्या हो रहा होता है कि ट्रैफिक सार्जेंट्स खड़े हुए होते हैं सड़कों पे, और आपको मालूम है कि हम लोग गाड़ियों को कभी ठीक नहीं करते, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि हमारी जो गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही होती हैं वो कार्बन रिलीज कर रही होती है इन द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली वो एक बंदा बेचारा जो सुबह से लेके शाम तक वहां पे खड़ा हुआ है ट्रैफिक सार्जेंट, तो वो ऑब्वियसली उसी फिजा को इनहेल कर रहा है। तो कहा यह जाता है कि मतलब कंपैरिजन स्टडीज हुई नहीं है कि फॉर एग्जांपल एमएजिना रोड, डिफेंस, नॉर्थ नाजमाबाद और इस तरह के जो गुलशन के इलाके हैं जहाँ पे कहीं पे फिजा थोड़ी सी साफ है और कहीं पे सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, और इस वक्त आपको मालूम है कि मोस्ट पोल्यूटेड एरिया जो एमएजिना रोड कहलाता है। तो अगर उन 4-5 जगहों के जो ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं उनका जो कोल कंटेंट चेक किया जाएगा, कार्बन कंटेंट चेक किया जाता है लंग्स में, तो वो जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है उसमें नॉर्थ नाजमाबाद के मुकाबले में, क्योंकि थोड़ा सा फजा क्लियर है, दरख्त वगैरह भी मौजूद हैं। जो एमेजिना रोड की साइड पे जो थोड़े बहुत भी जो दरख्त है वो भी काट के फेंक दिए गए हैं। डिफेंस का इलाका है, वहां पे जो है वहां पे कुछ है ग्रीनरी है, तो शायद थोड़ा बहुत बेहतर होता हो। लेकिन एमेजिना रोड के जो 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 ट्रैफिक सार्जेंट्स होते हैं उनकी वर्स्ट कार्बन कंटेंट होता है लंग्स की, और उनकी जो इनहेलेशनल और
एक्सहेलेशनल जो एयर होती है उसके दरमियान में, तो काफी डिफरेंस आ जाता है। तो दीज आर द क्रॉनिक कंडीशंस। ऑब्वियसली उसमें कार्बन अगर जाके सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा लंग्स में, एल्वेलाई में, तो इट विल ऑब्वियसली हिंडर विद द गैस एक्सचेंज। और ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज अगर हिंडर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही रह जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में नहीं पहुंच सकेगी, तो आप उसका जो डिलेड जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। दैट विल अल्टीमेटली लीड टू हाइपोक्सिया एंड द डैमेज कुड बी एनीथिंग एनीवेयर। ठीक है, उसके बाद दिस वाज अबाउट द एक्सोजीनस। सिलिकोसिस जो है वो एक्सोजीनस हो गया, कार्बन के हवाले से, जो लंग कार्बन के हवाले से जो हम बात कर रहे थे वो भी एक्सोजीनस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस आपको मालूम है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है टू फैट इन द ब्लड। ठीक है जी, तो अब ये जो फैट कंटेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स जो हैं, इसका जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी एंडोथेलियम जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करना शुरू कर देता है अंडरनीथ द एंडोथेलियम। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो है वो फैट के जो है वो बड़े बड़े क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो क्योंकि डैमेज हो जाती है और एंडोथेलियल जो एक्सपोज हो जाता है अंडरनीथ बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो कोलेजन फाइबर है, आपको मालूम है उसके बाद क्या होगा, आपका जो पूरा क्लॉटिंग कोगुलेशन कैस्केड है वो एक्टिवेट हो जाता है। आप अभी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में हम पढ़ के भी बैठे, तो वो जो एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कैस्केड है दैट अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस व्हिच समटाइम्स लीड्स टू एम्बोलिज्म। अब थ्रोम्बोसिस जिस जगह पे भी है वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई को रोकेगी। यूजुअली अगर तो हार्ट की वेसल्स के अंदर या ब्रेन के वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हुई है तो वो एमआई या स्ट्रोक की तरफ लेके जाएगी पेशेंट को। और कभी कभी ये होता है कि थ्रोम्बोसिस तो दूर हुआ हुआ होता है, वहां से जो मूविंग क्लॉट उससे डिटैच होकर जो सर्कुलेशन में आता है फिर वो किसी भी जगह फंस जाता है और वो फंस के जो है वो इवन आपकी जो आई साइट को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि रेटिनल ब्लड वेसल्स जो है उनमें अगर फंस जाता है या आपके जो है वो न्यूरॉन्स को जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है उनमें फंस जाता है तो आपको जो है वो फिर नर्वस डीरेंजमेंट शुरू हो जाएंगी, किडनी में जाके फंस गया तो किडनी डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे। सो देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ कंडीशंस दैट मे डेवलप जस्ट बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ फैट अंडरनीथ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये फिर एक जो टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया फैट इसके अंदर, ये एंडोजीनस है। एक्सपोजर इसमें हो रहा है सिलिका का एक्सोजीनस के अंदर, और एंडोजीनस में हो रहा है फैट या लिपिड। लिपिड में भी स्पेशली कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद फिर आपके पास एक और जो, अच्छा ये तो बेसिक कॉजेज हो गई। तो अब आपको क्या पता चला कि जो है हमारे पास जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो इट मे बी बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द टॉक्सिक सब्सटेंस, दैट ऑल together ultimately lead to development of your chronic inflammation. अच्छा जी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, आपके साथ मैं एक पहले एक पिक्चर शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं पिक्चर शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर मजीद बात करते हैं। अच्छा जी, ये एक पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप पिक्चर देखिए जरा। दिस इज ब्रोंक्यूल, दिस इज ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स, लंग्स के अंदर की है। ये एल्वेओलर डक्ट्स हैं और उसके साथ ये आप एल्वेओलाई देख सकते हैं। ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको एयर स्पेस मिलेगी, ज्यादातर जो है बिल्कुल बारीक सी लाइनिंग हुई है जो कि सिंपल जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है जो कि आपके जो एल्वेओलाई हैं उनको लाइन करती है। आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा और बड़ा करने पे ये पिक्सेल्स ना फटे तो आप इसकी इवन न्यूक्लियस भी देख सकते हैं। ये देखिए आप इनके, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा उभार बीच में हुआ हुआ है ये न्यूक्लियस है, बाकी जो है वो आपके एपिथेलियल सेल्स का साइटोप्लाज्म है। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो नॉर्मल लंग है, ये इस तरह का नीट एंड क्लीन नजर आता है, इसकी हिस्टोलॉजी अगर आप देखें। अब इसके मुकाबले में अगर हम दूसरा एक और जो पिक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उसको देखिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको छोटा करके दिखाती हूँ।
ये जो अभी 2 मिनट पहले हमने एक तस्वीर देखी थी लंग की, तो ये वो नॉर्मल था लंग। अब यहाँ पे ये देखें, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई हुई है लंग के अंदर। अगर आप देख सकें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इस वक्त नजर आ रही है, पहली तो चीज ये है कि लंग का जो पूरा पैरेन्काइमा है वो डिस्टर्ब हो गया है। अभी 2 मिनट पहले, अब मैं आपको दोबारा से वो तस्वीर शेयर करती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें इस पिक्चर को इसके साथ। ये है नॉर्मल लंग, ये इसकी वॉल है, ये वॉल है, और दरमियान में ये थोड़ा थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू है। जहां पे ब्रोंकाई आ गए, ब्रोंक्योल्स आ गए, ब्लड वेसल्स आ गई, वहां पे तो चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसको भी अगर आप बहुत बड़ा करें तो वो ऐसा बहुत फाइब्रस किस्म का कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपको ढेर सारे फाइबर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर आप अब वो जो पिक्चर जो अभी हम देख रहे हैं, अब उस पिक्चर को देखिए आप, अब ये पिक्चर देखिएगा। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आप देखो कि जी लंग का पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉट हो गया, वो बात ही नहीं रह गई, ढेर सारे सेल्स जमा हो गए। अब ये जो आपको जितने ये जो डार्क कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये आपके सारे मोनोन्यूक्लियर सेल्स भरे हुए, ये आपके मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं बड़े बड़े, ठीक है जी। एंड दीज मोनोन्यूक्लियर सेल्स, यहाँ पे देखिए आप कितने बड़े बड़े न्यूक्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं ये आपके मैक्रोफेजेस हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है जी। पहली चीज तो ये नजर आ गई। दूसरा, आपने देखा कि एल्वेलाई जो है वो पूरे के पूरे डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अगर आप देखें तो जो लाइनिंग एपिथेलियम थी, जो कि हमारी, मैं आपसे बात कर रही थी अभी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, उसकी जगह पे अगर आप देखें एपिथेलियल सेल्स का शेप चेंज हो गया है, ठीक है। समवॉट राउंडेड, कुछ ट्रांजिशनल एपिथेलियम के जैसे बड़े बड़े से जाइंट सेल्स लग रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है कि जाइंट सेल्स में तब्दील हो जाते हैं बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो कार्डिनल साइन है, वो अगर आप ये देखिए, यहाँ पे आपको ढेर सारा कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। और उसके साथ आप अगर आप देखो, बहुत गौर से देखो, तो यहाँ पे ढेर सारे फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो फाइबर्स हैं बेसिकली दैट लीड्स टू फाइब्रोप्लेजिया, ठीक है जी। तो ये फाइब्रोप्लेजिया यानी रिपेयर, थोड़ी बहुत डैमेज हो रही है फिर रिपेयर हो रही है, फिर डैमेज हो रही है फिर रिपेयर हो रही है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जो जो आपका जो टिश्यू होता है बेसिकली, इसके अंदर हीलिंग अटेम्प्ट्स की वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स हो जाते हैं, और जो नॉर्मल पैरेन्काइमा होता है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। देयर इज येट अनदर पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे तो आप देखो जी, तो लंग और ही बुरा हाल है कि जो लंग की जो आपके क्या कहना चाहिए, जो एल्वियोलर स्पेसेस हैं, प्रैक्टिकली उनके अंदर लिम्फोसाइट्स भरे हुए, ठीक है। लिम्फोसाइट्स भी नहीं बल्कि मैक्रोफेजेस भरे हुए, इतने ज्यादा सेल्स हैं, यू कैन वेरी वेल सी दैम। देखो यहाँ पे मैक्रोफेजेस क्यों बोला, क्योंकि इनके न्यूक्लियाई बड़े बड़े हैं, तो इसका मतलब ये मैक्रोफेजेस हैं। उसके अलावा एक और जो चीज आप बहुत गौर से देख सकेंगे वो ये है कि कंजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, कितनी ब्लड वेसल्स हैं और कितनी ज्यादा कंजेस्टेड हैं कि हर तरफ आपको रेड रेड कलर का ब्लड दिखाई दे रहा है। सो दिस इज व्हाट इज सीन इन द acute and chronic phase of the inflammation of the lungs की ये हालत हो जाती है। अब इसमें अगर ये से फॉर एग्जांपल ये पूरा एरिया जो है वो आपका एयर एक्सचेंज के लिए था, और यहाँ पे इस तरह के सेल्स भरे हुए हैं, तो मुझे बता दें कि इसमें गैस एक्सचेंज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर गैस एक्सचेंज हो रही है तो मतलब कैसे होगी, मुझे नहीं समझ आ रहा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक और जो कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि चूंकि हाइपोक्सिया हो गया है बॉडी के अंदर, ये और लेट स्टेजेस की बात है कि जब इसमें आपके जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं वो फिल हो गए हैं पूरे के पूरे, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही है ब्लड की। तो बेसिकली जो एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है उसके तहत जो है वो ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया गया, ताकि एटलीस्ट जितना भी ब्लड जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत भी जो ऑक्सीजनेशन है हो सके। तो उसके नतीजे में क्या हुआ है कि हैवी इन्फिल्ट्रेशन हो गई है वो सेल्स की विद आरबीसीज, एंड दिस is a major cause of polycythemia in hypoxia as well, कि जितना भी ऑक्सीजन आ रहा है मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए बोन मैरो जो है वो क्या करता है कि आरबीसी की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है। तो ये वो भी कंडीशन, एक ये भी एस्पेक्ट हो सकता है इसका। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं बेसिकली जो हमारे पास जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन सॉरी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन एंड फॉरमोस्ट प्रीडोमिनेंट सेल है, दैट इज योर मैक्रोफेज, ठीक है जी। इसके अलावा और तो इसमें कोई कहानी है ही नहीं कि जी मैक्रोफेज के अलावा कोई और सेल्स जो है वो प्रीडोमिनेट कर रहे होते हैं इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है जी। अच्छा, इसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें कंपैरिजन करने की जरूरत है। अच्छा, ये एक आप पहले तो सेल की शक्ल देख लें।
ये एक पिक्चर है, ये आपके साथ मैंने वैसे भी शेयर करनी थी, पहले इसको देख लेते हैं। बेसिकली मैक्रोफेजेस जो हैं वो डोमिनेंट सेल्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के। बेसिकली इनका काम क्या है? नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे सीक्रेट साइटोकाइंस। नंबर टू, दे सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर्स। अच्छा, साइटोकाइंस का काम क्या है? अक्यूट इन्फ्लेमेशन कराना, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए भी जो आपके जो एडिजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिलीज करने के लिए जो इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं वो मैक्रोफेजेस रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि रेजिडेंट मैक्रोफेजेस हैं। तो मैक्रोफेजेस एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो जो बिल्कुल ही फारिग होकर बैठे हुए हैं उस टाइम पे भी। ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, यानी आगे जो रीजनरेशन और रिपेयर का जो मैकेनिज्म है ये उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, व्हाटएवर एंटर्स द बॉडी, या आपका ही कोई सेल जो एपोप्टोसिस हो रही होती है उसकी, तो वो जो सेल है या जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो बहुत सारा टिश्यू डेब्रिस जमा हो गया है, या नेक्रोसिस के नतीजे में आपका सेल डेड हो गया है, तो जो डेड टिश्यू को जो रिमूव करना, ये तमाम की तमाम जो काम है फैगोसाइटोसिस के हवाले से, जितने भी काम है वो सारे सारे मैक्रोफेजेस कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसके अलावा ये काम करता है कि ये एक्टिवेट अदर सेल्स भी करता है, यानी अदर सेल्स को एक्टिवेट करता है, यानी जैसे टी लिम्फोसाइट्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के हवाले से रोल है, तो वो उनको भी एक्टिवेट करना, उनको रिक्रूट करना, ये भी मैक्रोफेजेस का काम है, क्योंकि ये जो साइटोकाइंस रिलीज करता है खाली न्यूट्रोफिल्स के लिए नहीं है, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो तमाम की तमाम, या आपकी जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, वो तमाम की तमाम को रिक्रूट करने का काम भी मैक्रोफेज करता है। और अगेन, एज the biggest eater, that is the biggest phagocyte basically practically is your macrophage। ठीक है जी। अच्छा, आमतौर पे जो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं उनके दो पार्ट्स, मतलब दो क्या कहना चाहिए, प्रोजेनिटर्स हैं जहां से वो स्टार्ट होता है बनना। पहली चीज जो है वो तो हर किसी की जो स्टार्टिंग है वो तो इसी जगह से होती है कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो योग सैक में बन रहे होते हैं। दिस इज द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एम्ब्रियो का लिवर है ये। अच्छा, आपको मालूम है कि जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर कभी भी लिवर मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो यूजुअली उस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर जब इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम पे जो लिवर है वो यूजुअली ब्लड सेल्स बनाने का काम कर रहा होता है। ब्लड सेल्स के जो स्टेम सेल्स हैं, जो उनके जो प्रीकर्सर सेल्स हैं वो बन रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो सेल्स आते कहाँ से हैं? वो माइग्रेट करते हैं योग सैक की वॉल से। ये योग सैक है, ठीक है जी। इस ये मौजूद रहता है और ये आखिर में जो आपकी जो नाफ होती है, या जो हम इसको जो आपकी अम्लाइकस भी कहते हैं, बेसिकली ये उस अम्लाइकस के अंदर एंटर मतलब मिक्स हो जाता है, आखिर में से जैसे पानी सारा निकल जाता है। ये जो योग सैक होता है इसकी वॉल से हमारे तमाम की तमाम ब्लड सेल्स डिराइव हुए हैं। जो इनिशियल सबसे पहला जो सेल हमारी बॉडी में बनता है ब्लड सेल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे बनते हैं इस वॉल ऑफ द योग सैक में। यहाँ से ये माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करके जो पहला पड़ाव पड़ता है इनका, वो जो डेवलपिंग लिवर होता है उसके अंदर जाते हैं। फिर लिवर और योग सैक मिलके ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं। उससे फिर आपका जो है जो इनिशियल जो बिल्कुल छोटे छोटे से जो नए नए से आरबीसीज बनते हैं, नए नए से डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, ठीक है, वो अपनी फाइनल फॉर्म में नहीं होते हैं, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में होते हैं। उसके बाद फिर यही जो स्टेम सेल्स हैं जो लिवर से और योग सैक से निकल के फिर आपकी तमाम हड्डियों में जाके, यानी आपकी तमाम बोन्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। जब वो वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसके बाद वहीं पे मल्टीप्लाई करके स्टेम सेल्स की कॉलोनीज बनाते हैं। स्टेम सेल्स की कॉलोनीज बनने के बाद फिर उनमें एक जो सेट है वो जैसे सेंटर में मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है और सेल्स आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होकर पेरिफेरी की तरफ जाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब वो जो पेरिफेरी की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है बेसिकली जो सेल्यूलर मैचुरेशन की, उसमें जो फाइनल जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं वो फिर सर्कुलेशन में चले जाते हैं और फिर वो सर्कुलेशन में आरबीसी डिफरेंशिएशन होने के बाद आरबीसीज बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं या डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं। डब्ल्यूबीसीज फिर फर्दर जो है डिफरेंशिएट होते हैं तो ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है सॉरी ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में फिर मोनोसाइट्स आ जाते हैं और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स की जो स्टेम सेल्स हैं वो बोन मैरो को छोड़ते हैं और लिम्फोइड सेल्स में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइक टॉन्सिल्स हो गया, स्प्लीन हो गया,
लिम्फ नोड्स हो गए आपके, ठीक है, ये वहां पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। और फिर थाइमस हो गया। अब यहाँ से अब जो फर्दर जो लिम्फोसाइट्स की जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो लिम्फोइड टिश्यू से होती है, उसका फिर जो है आपके बोन मैरो से कोई ताल्लुक नहीं रहता। अब रह गए मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स बोन मैरो से निकलते हैं, और बोन मैरो से निकलने के बाद फिर जो है वो क्या करते हैं कि वो सर्कुलेशन में रहते हैं। सर्कुलेशन में रहने के बाद वो टिश्यू मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब दो तरह के फिर आपके पास वो होगा कि ये तो बिल्कुल स्टार्ट हो गया ना, प्रोजेनिटर इस तरह से चलता है। अच्छा, इसमें से कुछ सेल्स निकल के कुछ ऑर्गन्स में सेटल डाउन हो जाते हैं, यही जो योक सैक एंड फीटल लिवर वाले सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया पहले बोन्स में जाके सेटल होते हैं, कॉलोनीज बना देते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं कि लंग्स के अंदर जो कि एल्वियोलर मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल्स कहलाते हैं, माइक्रोग्लिया सेल सीएनएस के अंदर, और कप्फर सेल्स लिवर के अंदर, ये वो जगह हैं जहां पे जो रेजिडेंट टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं वो डिराइव हुए हैं कहां से, योक सैक के डिराइव्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स हैं बेसिकली वो जो सर्कुलेटिंग ब्लड के मोनोसाइट्स हैं वो नहीं आते। लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर और ब्रेन के अंदर के जो मैक्रोफेजेस हैं वो शुरू से ही जिस टाइम पे सेल्स जो स्टेम सेल्स कॉलोनीज बना रहे थे, जिस तरह वो बोन मैरो के अंदर कॉलोनीज बना रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से वहीं उसी टाइम पे उन्होंने लिवर से तो बन के निकल रहे थे, तो दैट मींस लिवर में तो वहीं पे रेजिडेंट रह गए। वहां से इसके अलावा लिवर से निकलने के अलावा तो ये गए ब्रेन में जाके सेटल डाउन हो गए। और ब्रेन क्योंकि एक दफा डेवलप होने के बाद, एक दफा जब ब्लड ब्रेन बैरियर बन जाता है तो एनीथिंग कैन नॉट बी पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो वो पहले ही जाके सेटल हो जाते हैं और आपका जो ब्रेन का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तीसरा हो गया लंग्स। लंग्स के अंदर भी क्या है कि वहां पे जो सेल्स, जो रेजिडेंट सेल्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। ब्लड से किसी भी सेल के मूव करके लंग टिश्यू में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह की फॉर्मेशन नहीं है लंग के टिश्यू की। तो इस वजह से यहाँ पे ये सेल्स वही हैं जो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट बन रहे थे, बन के जो कॉलोनीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो उसी वक्त ये कॉलोनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई और लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर और लंग के अंदर सेटल हो गई। बाकी का जो पूरी बॉडी का टिश्यू है उसके लिए रेगुलर बेसिस पे जो है वो रिप्लेनिशमेंट हो रही होती है। वो किस तरह से हो रही होती है कि जी इन्फ्लेमेशन हो गई, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नतीजे में मैक्रोफेजेस ने जो है वो आपका क्या किया, कमांड दे दी। कमांड देने के बाद जो है वो नए सेल्स बन गए। नए सेल्स बनने के बाद बोन मैरो से निकले, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से निकल के ये ब्लड मोनोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। ब्लड मोनोसाइट्स जो हैं जब वो बोन मैरो से निकल के मेच्योर फॉर्म में ब्लड में आते हैं तो इनकी जो लाइफ स्पैन होता है 1 to 3 डेज का होता है। अगर तो ये उतनी देर में सेटल नहीं हो गए टिश्यू में तो ये एपोप्टोसिस के जरिए से खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये टिश्यू में चले गए और सेटल डाउन हो गए, माइंड यू, लीविंग लंग्स, लिवर एंड ब्रेन, इन 3 टिश्यूज को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी, उसमें जीआईटी आ जाता है, उसमें किडनी आ जाता है, उसके अंदर जो है आपके मसल्स आ जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग लीविंग दीज 3 ऑर्गन्स, वहां पे ये मोनोसाइट्स जाके सेटल डाउन होते हैं। सेटल डाउन होने के बाद ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू मैक्रोफेजेस। अच्छा, 2 चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है मैक्रोफेज में या एक्टिवेटेड मैक्रोफेज में, ये दोनों में फर्क है। जो मैक्रोफेज है यानी कि अभी इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा, मोनोसाइट्स गए सेल में चले गए, टिश्यू में चले गए, वहां पे जाके सेटल डाउन हो गए। सेटल डाउन होने के बाद जैसे ही वो, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, तो मोनोसाइट्स जाते हैं, सेटल डाउन होते हैं, जैसे ही टिश्यू में जाते हैं मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, जो मैक्रोफेजेस हैं इनका साइज बड़ा हो जाता है, इनकी किलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है जी। और उसके अलावा ये जो है वो फिर वहां पे रेजिडेंट रह सकते हैं ईयर्स तक के लिए। अगर ये इनएक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की बात हो रही है। अगर तो इन्फ्लेमेशन के रिस्पांस के नतीजे में मोनोसाइट्स रिलीज हुए हैं बोन मैरो से और वो जाके टिश्यू में सेटल हो रहे हैं, तो वो सेटल होने के बाद खाली सेटल नहीं होते, वो फिर एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने का नतीजा क्या निकलता है कि एक्टिवेट होने के नतीजे में जो मैक्रोफेजेस हैं वो अपनी किलिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है जी, वो अपनी किलिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, अपना नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मैकेनिज्म है उसको स्पीड अप करते हैं,
और उसके अलावा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना रहे होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स को बना के स्टोर करते हैं, यानी ग्रैन्यूल्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ढेर सारे ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं। वजह उसकी क्या है कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन नहीं सॉरी आपका जो है लाइसोसोमल एंजाइम जो है, लाइसोसोम्स जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिवेशन है जो अभी हुई है इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में जो एक्टिवेशन हुई है, ये क्लासिकल एक्टिवेशन कहलाती है। उसके मुकाबले में जो दूसरी तरह की जो इन्फ्लेमेशन होती है, अभी अच्छा मैं इसको एक्टिवेट में आपको एटलीस्ट है जाए, मैं आपको जरा शेयर करूं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मैक्रोफेजेस टिश्यू में तो आके सेटल डाउन होगा, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस की। एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस में जैसे मैंने कहा दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है क्लासिकल पाथवे और दूसरा कहलाता है ऑल्टरनेट पाथवे। जो क्लासिकल पाथवे है वो टिपिकली माइक्रोब्स एक्टिवेट कराते हैं। ठीक है जी, माइक्रोब्स हो गए या इन्फ्लेमेशन हो गई, उसके नतीजे में जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, टी सेल्स के ऊपर जाके बाइंड करते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ये बाइंड कर जाते हैं। अब ये आपका माइक्रोब हो गया, इसको मैं जरा सा कलर चेंज करती हूँ ताकि आप देख सकें। दिस इज माइक्रोब जो कि टी सेल रिसेप्टर्स हैं, इनके सरफेस पे जाके बाइंड करता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि टी सेल्स जो हैं वो सिग्नल्स देते हैं टू द मैक्रोफेजेस। इन सिग्नल्स के नतीजे में अच्छा, सिग्नल्स क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। इंटरफेरॉन गैमा, इंटरफेरॉन गैमा रिलीज होता है फ्रॉम द टी सेल्स। ठीक है, ये इंटरफेरॉन गैमा जाके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। मैक्रोफेज एक्टिवेशन बाय क्लासिकल पाथवे, जिसको हम M1 पाथवे कहते हैं। प्लीज ये याद रखिएगा क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इस वजह से आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले ये क्या करते हैं एक्टिवेशन में, अपना नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं, उसके अलावा अपना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ाते हैं, उसके अलावा अपने लाइसोसोम्स बढ़ाते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स बढ़ा देते हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलता है आप आराम से देख सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड भी किलिंग करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी किलिंग करता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स भी किलिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस विद दिस पाथवे लीड्स टू फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्लासिकल पाथवे। अब उसके बाद अगर हम ऑल्टरनेटिव पाथवे की बात करते हैं, तो ऑल्टरनेटिव पाथवे कैसे रिलीज होता है कि लिम्फोसाइट्स आपके, यही लिम्फोसाइट से ही एक्टिवेट होना होता है इसको। तो लिम्फोसाइट्स आपके इन डिस्पाइट ऑफ इंटरफेरॉन गैमा वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13। ठीक है जी, इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 13 जो है वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है बाय M2 पाथवे। ठीक है जी, M2 पाथवे का काम क्या है, ये यूजुअली कंट्रीब्यूट करता है इनटू टिश्यू रिपेयर। अच्छा, अब ये जो टिश्यू रिपेयर हो रही है तो ये क्या रिलीज करेगा, मैक्रोफेजेस क्या रिलीज करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स। आगे हम जो ग्रोथ का मैकेनिज्म पढ़ेंगे उस वक्त आपको ये काम आएगा। तो ग्रोथ फैक्टर्स जो रिलीज होंगे उनका काम क्या होगा, एंजियोजेनेसिस करना यानी नई ब्लड वेसल्स को फॉर्म करना, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन करना यानी जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं जिन्होंने फाइबर फॉर्मेशन करनी उनको एक्टिवेट करेंगे ताकि कोलेजन फाइबर्स बन सके, और कोलेजन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करना बाय एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है जी, तो ये काम जो है ये करता है मैक्रोफेजेस करते हैं व्हेन दे आर एक्टिवेटेड बाय द अल्टरनेटिव पाथवे। इज दैट क्लियर? कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? ठीक है, पाथवे जो भी मैक्रोफेज ले इसका काम क्या है, इंजूरियस एजेंट्स को एलिमिनेट करना, प्रोसेस ऑफ रिपेयर को एक्टिवेट करना, मीडिएटर्स रिलीज करना जो कि क्या कहलाते हैं, TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1। इसके अलावा एंटीजेंस को लिम्फोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट करने का काम करता है ताकि आपको एंटीबॉडीज मिल सके बॉडी के लिए, यानी एंटीबॉडी जो
प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। एनीथिंग जो कि अभी तक यहाँ तक समझ में ना आई हो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जज़ाकल्लाह।